बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ट्रांसफार्मिंग ऑब्जेक्ट्स के मतलब बात करेंगे। ट्रांसफार्मिंग ऑब्जेक्ट्स या ट्रांसफॉर्मेशन 5 कमांड्स का एक सेट है जिसको यूज़ करते हुए आप कोरल ड्रा में अपनी ड्राइंग के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट का साइज चेंज करना या उसको रोटेट करना वगैरह। ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करने के लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं। पहले मेथड के ज़रिए से आप माउस और पिक टूल को इस्तेमाल करते हुए इंटरैक्टिवली अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगरचे ये तरीका इंतहाई आसान है लेकिन इसमें प्रिसीजन नहीं है। आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्रॉक्सीमेशन के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रिसीजन के साथ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर हम कोरल ड्रा के अंदर डॉकर या पैनल वगैरह को यूज़ करते हैं, जिसके अंदर वैल्यू टाइप करके आप प्रिसाइजली अपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी ड्राइंग के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ डबल करना चाहता हूँ जिसका पहले साइज़ 1 इंच है, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन के साइजिंग डायलॉग बॉक्स के अंदर उसका साइज़ 2 इंचेस लिखने के बाद जब एंटर प्रेस करूँगा तो वो एग्जैक्टली डबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको माउस से इंटरैक्टिवली क्लिक एंड ड्रैग करके जब मुझे लगेगा कि इसका साइज़ डबल हो गया तो मैं माउस रिलीज़ कर दूंगा, लेकिन हो सकता है कि वो एग्जैक्टली डबल ना हुआ हो। माउस को यूज़ करते हुए आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्विकली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रिसीजन के लिए ये मेथड रिकमेंडेड नहीं है। प्रिसीजन के लिए हम कोरल ड्रा के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन डॉकर को इस्तेमाल करते हैं। इस लेक्चर में हम ज़्यादातर ट्रांसफॉर्मेशन डॉकर को ही इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन कमांड्स के सेट में सबसे पहले साइजिंग एंड स्केलिंग ऑब्जेक्ट्स है। दोनों साइजिंग एंड स्केलिंग केसेस में आप ऑब्जेक्ट का साइज़ ही कम या ज़्यादा करते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर मैं साइजिंग डॉकर यूज़ करता हूँ तो फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ कम या ज़्यादा करने के लिए मुझे वैल्यू जो है वो डॉक्यूमेंट के यूनिट ऑफ मेजरमेंट में टाइप करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे डॉक्यूमेंट का यूनिट ऑफ मेजरमेंट मिलीमीटर है और मेरे ऑब्जेक्ट का साइज़ 50 मिलीमीटर है और मैं उसका साइज़ हाफ करना चाहता हूँ तो मैं 25 मिलीमीटर लिखने के बाद एंटर प्रेस करूँगा तो उसका साइज़ हाफ हो जाएगा। और अगर मैं स्केलिंग यूज़ करता हूँ तो फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को चेंज करने के लिए मुझे वैल्यू परसेंटेज में टाइप करनी होती है। जैसे उसी ऑब्जेक्ट जिसका साइज़ 50 मिलीमीटर है तो उसका साइज़ हाफ करने के लिए मैं 50% टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करूँगा तो उसका साइज़ हाफ हो जाएगा। इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट कुछ भी हो, वो इंचेस हो, वो मिलीमीटर हो या सेंटीमीटर हो, आपने ऑब्जेक्ट का साइज चेंज करने के लिए वैल्यू परसेंटेज में ही टाइप करनी होती है। सेकंड कमांड है स्क्यूइंग। स्क्यूइंग के जरिए से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लैंट या तिरछा कर सकते हैं। जैसे पिक्चर में आप देखें ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा है, इसके ऊपर स्क्यूइंग अप्लाई किया गया है और ये तिरछा आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग के ज़रिए से आप ड्राइंग के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तीसरा है रोटेटिंग। रोटेटिंग के ज़रिए से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 0 से लेकर 360 डिग्री एंगल के दरमियान कहीं भी उसको रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट है मिररिंग। मिररिंग के ज़रिए से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लिप कर सकते हैं। आप उसको अगर हॉरिजेंटली फ्लिप करते हैं तो उसकी लेफ़्ट साइड राइट और राइट साइड लेफ़्ट हो जाएगी, और अगर आप उसको वर्टिकली फ्लिप करते हैं तो वो अप साइड डाउन हो जाएगा, यानी उसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे वाला हिस्सा ऊपर हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन की इन सब कमांड्स को अब हम फोटोशॉप में अप्लाई करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशंस डॉकर ओपन करते हैं। उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस, आप देखें कि ट्रांसफॉर्मेशंस की तमाम कमांड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसमें किसी भी एक कमांड को आप क्लिक करें, ट्रांसफॉर्मेशंस डॉकर ओपन हो जाएगा। मैं पोजीशन को क्लिक करता हूँ। आप देखें कि राइट साइड के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन डॉकर ओपन हो गया और तमाम कमांड इसके ऊपर तरतीब से पड़ी हुई हैं। इस तरतीब में सबसे पहले है पोजीशन, तो मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ। हम सबसे पहले इसी को अप्लाई करते हैं, लेकिन इसको अप्लाई करने से पहले देखें कि मेरे डॉक्यूमेंट का साइज़ 8.5 बाई 11 इंचज़ है। कोरल ड्रा के अंदर डॉक्यूमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 0 होता है, और टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर जितनी यहाँ पे लेंथ और विड्थ होती है वो यहाँ पे होती है। जैसे इस केस में 8.5 बाई 11 इंचज़ टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पोजीशन को अप्लाई करने के लिए हम अपने डॉक्यूमेंट में ये सिंपल रेक्टेंगल को यूज़ करेंगे। मैं इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक्स एक्सिस बॉक्सेस है, इसको हम यूज़ करते हैं अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट और राइट साइड के ऊपर मूव करना हो, यानी हॉरिजेंटली मूव करना हो।
तो अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देंगे आपका ऑब्जेक्ट राइट साइड की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव देंगे तो लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेगा। इसी तरह वर्टिकली मूव करने के लिए या ऊपर नीचे मूव करने के लिए आप यहाँ पे वैल्यू टाइप करते हैं। पॉजिटिव वैल्यू से आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा और नेगेटिव वैल्यू से नीचे की तरफ मूव करेगा। मैं अपनी रेक्टेंगल को 2 इंचेस राइट साइड की तरफ और 1 इंच नीचे की तरफ मूव करना चाहता हूँ। तो इस वक्त मेरी रेक्टेंगल लेफ़्ट साइड से 1 इंच और नीचे से 3 इंचेस के फासले के ऊपर पड़ी हुई है। मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वैल्यू दूंगा 2 इंचेस, क्योंकि मैं राइट साइड की तरफ मूव करना चाहता हूँ, और -1 इंच यहाँ पे टाइप करने के बाद अप्लाई का बटन प्रेस कर दूंगा। मेरी रेक्टेंगल मूव होके अपनी न्यू पोजीशन के ऊपर आ जाएगी। उसके नीचे जहाँ पे आप देखें कि रिलेटिव पोजीशन का चेक बॉक्स ऑन है, तो रिलेटिव पोजीशन अगर ऑन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होता है उसके ऊपर ये फासला उसकी करंट पोजीशन से मेजर किया जाता है। जैसे मेरी रेक्टेंगल पहले 1 इंच के ऊपर थी, 2 इसमें और ऐड हो गए, ये यहाँ से अब ये फासला 3 इंचेस हो गया, और यहाँ से फासला पहले 3 इंचेस था, अब उसमें से -1 हो गया तो ये 2 इंचेस हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो फिर यही फासला जो है वो डॉक्यूमेंट के स्टार्ट से मेजर होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे 00 टाइप कर देता हूँ तो फिर डॉक्यूमेंट में यहाँ पे 00 होगा, वहाँ पे मेरी रेक्टेंगल मूव होकर चली जाएगी। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ अप्लाई, तो आप देखें कि डॉक्यूमेंट के यहाँ पे 00 होता है, तो मेरी रेक्टेंगल मूव करके इस पॉइंट के ऊपर चली गई। एक चीज़ और नोट करें, जिस तरह सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर ये 3 हैंडल्स ऊपर, 3 दरमियान में और 3 नीचे हैं, ये 9 हैंडल्स हैं, इसी तरह यहाँ भी आपको 9 पॉइंट्स नज़र आएंगे। ये 9 पॉइंट्स इन्हीं 9 हैंडल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें से आप देखें कि लोअर लेफ़्ट हैंडल जो है वो सिलेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि जब आप रेक्टेंगल को मूव करेंगे तो ये लोअर लेफ़्ट कॉर्नर जो है ये 00 पॉइंट के ऊपर आएगा। तो ये देखें कि लोअर लेफ़्ट कॉर्नर जो है वो 00 पॉइंट के ऊपर है। अगर मैं यहाँ से सेंटर कर देता हूँ, सेंटर करने के बाद यहाँ पे 0 और 0 करता हूँ और उसके बाद अप्लाई करता हूँ, तो आप देखें कि सेंटर वाला पॉइंट जो है वो 00 के ऊपर आएगा। अब मैं यहाँ से अगर ये प्रेस करूँगा, फिर इसको 00 करता हूँ और 0, तो आप देखें तो अब ये बिल्कुल बाहर हो जाएगी। अब मैं वापस इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे 00 कर देता हूँ, तो ये अंदर आ जाएगी। अब मैं इसकी एक और कॉपी करना चाहता हूँ बिल्कुल सेंटर में। तो सेंटर में कॉपी करने के लिए अगर मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू देता हूँ और रिलेटिव नहीं देता, तो फिर जो होगा 4.25 और यहाँ से होगा 5.5। वहाँ पे सेंटर पॉइंट आना चाहिए, तो मैं सेंटर को क्लिक करूँगा। इसको क्लिक करने के बाद वैल्यू चेंज करनी चाहिए। मैं दोबारा कर देता हूँ 4.25 और यहाँ से 5.5। अब अगर मैं अप्लाई करूँगा, मेरी रेक्टेंगल मूव करके ऊपर चली जाएगी, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये रेक्टेंगल मूव करके ऊपर ना जाए बल्कि इसकी कॉपी क्रिएट हो जाए। तो आप यहाँ पे देखें कॉपीज़ की भी ऑप्शन है कि आप मूव करते हुए कॉपीज़ भी कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करके अप्लाई करूँगा, देखिए वहाँ पे एक और कॉपी क्रिएट होगी। अब एक और कॉपी जो है वो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ और मैं टॉप राइट कॉर्नर को क्लिक करूँगा ताकि ये वाला पॉइंट वहाँ पे आए, 8.5 और 11। तो ये देखें वहाँ पे कॉपी जो है वो क्रिएट हो गई। अच्छा जी, अब मैं इस सब को डिलीट करता हूँ। मेरे पास ये एक पिक्चर है, मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज़ करना चाहता हूँ कुछ फासले के ऊपर, जिस तरह क्यू या लाइन में लोग खड़े होते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने 4 कॉपीज़ करनी है। तो मैं यहाँ से 4 जो रिलेटिव पोजीशन जो है मैं क्लिक कर देता हूँ, 1.5 और 1.5 क्लिक करने के बाद अप्लाई करूँगा। तो इस कमांड के ज़रिए से आप ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकते हैं, और मूव करने के साथ साथ अगर आप कहते हैं कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अपनी जगह के ऊपर है, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट हो जाएं, तो आप नीचे कॉपीज़ की ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन डॉकर की रोटेट कमांड को देखते हैं। उसके लिए हम एक नई फाइल ओपन करते हैं। अपनी ड्राइंग के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्विकली और इंटरैक्टिवली रोटेट करने के लिए हम माउस को यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रेसिजन के साथ हमें किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो फिर ट्रांसफॉर्मेशंस डॉकर के अंदर रोटेशन की ऑप्शंस जो हैं वो यूज़ होती हैं।
अब हम अपनी ड्राइंग के अंदर इस ऑब्जेक्ट को पहले माउस से सिंपल रोटेट करेंगे। रोटेट करते वक्त डुप्लीकेट कैसे किया जाता है, उसके बाद हम इसका सेंटर ऑफ रोटेशन चेंज करेंगे। उसके बाद इसको हम 15 डिग्री एंगल के गैप से भी रोटेट करेंगे और लास्ट के ऊपर प्रॉपर्टी बार को यूज़ करते हुए किसी ऑब्जेक्ट को किस तरह से रोटेट किया जाता है ये देखेंगे। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को माउस के साथ रोटेट करना चाहते हैं, सबसे पहले हम पिक टूल जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। पिक टूल को सिलेक्ट करने के बाद हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 दफ़ा क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर साइजिंग हैंडल्स आ जाएंगे, जिससे हम इसका साइज कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। सेकंड टाइम जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर इसके ऊपर रोटेशन हैंडल्स आ जाएंगे, तो उसके ज़रिए से हम अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। सिंपल रोटेशन के लिए हम माउस के ज़रिए से इसका रोटेशन हैंडल क्लिक करेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे। जिस डायरेक्शन में राइट या लेफ़्ट आप अपने ऑब्जेक्ट को ड्रैग करेंगे, उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट हो जाएगा। अब मैं इसको वापस अनडू कर देता हूँ। आगे अब हम इस ऑब्जेक्ट की रोटेटेड डुप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करें तो उसकी डुप्लीकेशन वहाँ पे क्रिएट हो जाए और एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह के ऊपर रहे। उसी तरह हम इसके रोटेशन हैंडल के ऊपर माउस के साथ लेफ़्ट क्लिक करेंगे। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद हम अपने माउस को ड्रैग करेंगे। जिस पॉइंट के ऊपर आपने डुप्लीकेशन क्रिएट करनी है वहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद अब लेफ़्ट और राइट दोनों बटन को रिलीज़ कर देंगे, इसकी डुप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह और डुप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए आप फिर इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद राइट बटन प्रेस कर दिया, यहाँ पे आपने डुप्लीकेशन क्रिएट करनी है। फिर लेफ़्ट और राइट बटन दोनों आपने रिलीज़ कर दिए, आपके ऑब्जेक्ट की रोटेटेड डुप्लीकेट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। फर्दर आसानी से डुप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए आप कंट्रोल डी भी प्रेस कर सकते हैं, इससे इंक्रीमेंटल डुप्लीकेशन जो है वो क्रिएट होंगी। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि हम इसका सेंटर ऑफ रोटेशन किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सेंटर ऑफ रोटेशन चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किए हैं नए, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। आप इनको सेलेक्ट कर लें। आप एक को क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ दूसरों को क्लिक करें और डिलीट की प्रेस कर दें, तो ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो जाएंगे। अब इसका सेंटर ऑफ रोटेशन चेंज करने के लिए उसी तरह आप इसके ऊपर 2 दफ़ा क्लिक करें। यहाँ पे अगर आप ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर रोटेशन हैंडल्स बन चुके हैं, उसी तरह देखें इस ऑब्जेक्ट के सेंटर के ऊपर एक सर्कल और उसके अंदर डॉट है, ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है, इसी के इर्द गिर्द ये रोटेट कर रहा है। इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ, अब इसका सेंटर ऑफ रोटेशन ये होगा। अब मैं अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके इसको ड्रैग करूँगा तो ये नए सेंटर ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द ये रोटेट करेगा। तो इस तरह जब आप क्लिक करेंगे तो अब इसका सेंटर ऑफ रोटेशन ये होगा। अब इसकी एक और डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं और कंट्रोल डी के साथ फर्दर ये देखें कि उसी सेंटर के इर्द गिर्द डुप्लीकेशंस क्रिएट हो रही हैं। नेक्स्ट ये है कि आप किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को 15 डिग्री एंगल के गैप से रोटेट कर सकते हैं। पहले हम इसको अनडू करते हैं। अच्छा, 15 डिग्री एंगल के गैप से रोटेट करने के लिए आप सिंपली जब किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो आप कंट्रोल की जो है वो भी साथ प्रेस कर लेते हैं। अब मैंने कंट्रोल की प्रेस की, रोटेशन हैंडल को क्लिक किया और माउस को राइट साइड के ऊपर ड्रैग किया, ये 15 डिग्री एंगल के गैप से यहाँ पे आ गया। अब मैं अगर डुप्लीकेट इसकी क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं राइट बटन क्लिक करने के बाद लेफ़्ट बटन और राइट बटन दोनों ही रिलीज़ कर दूँगा, तो इन दोनों के दरमियान गैप जो है वो 15 डिग्री एंगल का है। और अगर आपने क्रिएट करना है तो इसी तरह कंट्रोल को प्रेस करें और इसको क्लिक करने के बाद ड्रैग करेंगे, डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगी। तो कंट्रोल डी अब प्रेस करते जाएंगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे उनके दरमियान 15 डिग्री एंगल का गैप होगा। तो ये देखें हमने ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया इनके दरमियान में इस तरह से 15 डिग्री एंगल का गैप बन चुका है। लास्ट के ऊपर यह है कि हम किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टी बार के ज़रिए से रोटेट कर सकते हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं इसको कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ। अब लास्ट के ऊपर हम अपने ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री एंगल के ऊपर रोटेट करना चाहते हैं। इसके लिए हम प्रॉपर्टी बार का इस्तेमाल करेंगे। ऊपर यहाँ पे आप देखें प्रॉपर्टी बार के ऊपर एंगल ऑफ रोटेशन का बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पे आप जितना एंगल लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट उतने एंगल के ऊपर रोटेट हो जाएगा। जैसे 45 डिग्री लिखने के बाद एंटर प्रेस करूँगा, देखें 45 डिग्री एंगल के ऊपर ये रोटेट हो गया। और इस तरह अगर मैं लिखूँगा 15
तो ये 15 डिग्री एंगल के ऊपर रोटेट हो जाएगा। तो इस तरह आप प्रॉपर्टी बार को यूज़ करते हुए भी क्विकली अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल के ऊपर रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अपने इस ड्राइंग के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन डॉकर्स के अंदर रोटेशंस की ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए अपने इस लोगो के इर्द गिर्द बिल्कुल इसी तरह के स्टार्स क्रिएट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मुझे एक स्टार क्रिएट करना होगा। स्टार क्रिएट करने के लिए मैं टूल बार के ऊपर पॉलीगन टूल जो है इसको क्लिक करूँगा और इसके अंदर फिर स्टार जो है इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मुझे इस साइज़ का एक स्टार जो है वो क्रिएट करना है। अब यहाँ पे एक स्टार का साइज़ तो अवेलेबल नहीं है, ये पूरे लोगों का साइज़ ही यहाँ पे आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस एरिया को जूम करता हूँ और इसी के ऊपर स्टार क्लिक करके इसके साथ मैच कर देता हूँ। स्टार क्रिएट करने के लिए आप क्लिक और ड्रैग करेंगे। अगर ड्रैग करते वक्त आप कंट्रोल की भी साथ प्रेस कर लेंगे तो हमारे स्टार की लेंथ और विड्थ जो है वो सेम रहेगी। यहाँ पे मैंने माउस रिलीज़ कर दिया और कंट्रोल की जो है वो भी साथ रिलीज़ कर दी। रिलीज़ करने के बाद अब स्टार के अंदर हम कलर फिल कर लेते हैं। तो कलर फिल करने के लिए यहाँ पे कलर पैलेट के ऊपर मैं ब्लैक कलर को क्लिक करूँगा तो कलर फिल हो जाएगा। मैंने स्टार को थोड़ा सा इधर मूव कर दिया। इस स्टार की रोटेशन जो है वो हमारे स्टार के साथ मैच नहीं कर रही, तो हम अपने स्टार को भी थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे। मैं अपने स्टार को सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी बार के ऊपर 335 डिग्री एंगल लिखने के बाद एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारा स्टार भी उसी एंगल में रोटेट हो जाएगा। हम इसके ऊपर रख के चेक कर लेते हैं, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा सा कम है। मैं इसका साइज़ 0.2 और 0.2 टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब मेरे स्टार का साइज जो है वो उसके साथ मैच कर रहा है। अब मैं भी अपने स्टार को इसी तरह यहाँ से ये स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे एक स्टार प्लेस कर दूं या इधर एक प्लेस कर दूं, उनको इस तरह से रोटेट कर लूँ या इस तरह से रोटेट कर लूँ, एक ही बात है। मैं यहाँ पे स्टार को क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसको जो है वो प्लेस कर दूंगा। इस पॉइंट के ऊपर मैंने अपना स्टार जो है वो प्लेस कर दिया और थोड़ा सा मैं इसको नीचे की तरफ मूव कर देता हूँ। अब मेरे ख्याल में मेरा स्टार जो है वो ठीक जगह के ऊपर है। बाकी कॉपीज़ क्रिएट करने के लिए मैं रोटेशन की कमांड जो है वो यूज़ करूँगा। लेकिन अभी इसको अगर आप सिलेक्ट करें रोटेट करने के लिए, एक तो ये है कि आपने इसका एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पे टाइप करना है। तो स्टार्स के दरमियान कितने एंगल का गैप है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे, लेकिन अभी तो नहीं मुझे पता कितने एंगल का गैप है, वो मैं कैलकुलेट करूँगा। दूसरा उसका सेंटर ऑफ रोटेशन प्रोवाइड करेंगे। वो सेंटर ऑफ रोटेशन जो होगा ये इस ब्लैक एरिया जो है इसका सेंटर होगा। अगर मैं इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँ ये इसका सेंटर आ रहा है, लेकिन मुझे श्योर नहीं है, यकीन नहीं है कि ये सेंटर जो है ये इसका भी सेंटर होगा। ये पूरी पिक्चर का सेंटर है, मुझे सिर्फ इसी का सेंटर जो है वो चाहिए। उसको भी मैं देखता हूँ किस तरह से मैं निकालता हूँ इसका सेंटर। उसके बाद नीचे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो हैं वो आपने बतानी है कि आपने स्टार्स की कितनी कॉपीज़ क्रिएट करनी है। यहाँ पे अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, इसकी 22 कॉपीज़ आपने क्रिएट करनी है। ये वैल्यू स्टार सेलेक्ट करने के बाद ये वैल्यू तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब एंगल ऑफ रोटेशन के लिए हम क्या करेंगे, मैं इसके ऊपर एक और सर्कल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे उसका सेंटर होगा, वहीं पे इसी का सेंटर होगा। तो यहाँ से आप सर्कल की कमांड ले लें। कमांड लेने के बाद अब मैं यहाँ पे इसके तकरीबन सेंटर, ये जो पहला सेंटर है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और साथ शिफ्ट की प्रेस कर देता हूँ। शिफ्ट की प्रेस करने से जिस सेंटर के ऊपर मैंने क्लिक किया सर्कल उसके चारों तरफ जो है वो बनेगा, और कंट्रोल की अगर मैं साथ प्रेस कर लूँगा एडिशनली तो फिर सर्कल जो है वो बिल्कुल गोल बनेगा। इसमें कलर फिल कर लें। ये देखें अगर मैं इस सेंटर के ऊपर सर्कल क्रिएट करता हूँ तो इधर से तो एज जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, लेकिन इधर से एज नहीं मिले, तो इसका मतलब है ये इसका ये वाले ब्लैक एरिया का सेंटर नहीं है। तो मैं इसको और ड्रैग करता हूँ। मैं यहाँ पे शिफ्ट की प्रेस करके इसको ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने के बाद एरो की के जरिए से बिल्कुल उसके ऊपर प्लेस कर देता हूँ। बल्कि ये जो ऊपर वाला सर्कल मैंने क्रिएट किया ये 2.4 की बजाय इसको 2.5 और नीचे भी 2.5 कर देता हूँ।
अब ये देखें ये सर्कल बिल्कुल उसके ऊपर आ चुका है, इसका सेंटर यहाँ पे है, जबकि पहला सेंटर ये देखें थोड़ा सा ऊपर है। अगर हम इसको सेंटर ऑफ रोटेशन रख लेते तो हो सकता है हमारे स्टार जो है सही जगह के ऊपर नहीं बनने थे। अब ये हमारा नीचे वाला सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, इसको हम सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो रखेंगे। अब ये देखें ये शेप उसके ऊपर है, नीचे हमें अपना ओरिजिनल इमेज नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ ताकि नीचे वाला इमेज जो है वो भी नज़र आए। ये ट्रांसपेरेंसी टूल है, आप इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ से यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी दें और यहाँ से 50% वैल्यू दें, तो नीचे वाला हमारा लोगो भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने इसको सही तरीके से प्लेस करना है या मूव करना है तो आप मूव करके एग्जैक्ट उसके ऊपर जो है वो रख दें ताकि सेंटर जो है वो सही जगह के ऊपर ज़ाहिर हो। अगला स्टेप हमारा ये होगा कि जब आपने स्टार्स क्रिएट करने हैं तो आपने इस एंगल से लेके इस एंगल तक करने हैं और ये उसमें से माइनस करना है, इस हिस्से में स्टार्स नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल है? तो उसके लिए मैंने इंटरनेट से एक पिक्चर डाउनलोड की है, तो इसको भी हम इसके ऊपर रख देते हैं। यहाँ से आप सेंटर से लें, इसको जो अभी आपने नया सर्कल क्रिएट किया है उसके सेंटर के ऊपर रख दें। ये देखें ऊपर वाला सेंटर है, यहाँ पे नहीं बल्कि नीचे वाले इसके सेंटर के ऊपर रख दें। ये बिल्कुल उसके ऊपर आ गया, इसके नीचे हमारा लोगो ही छुप गया। आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद ऑर्डर्स में जाएं और इसको कर दें टू बैक ऑफ लेयर ताकि ये बिल्कुल लोगो के पीछे चला जाए। अब हम इसको जूम करते हैं। अब आप यहाँ पे ये देखें जो खाली एरिया है उसका एंगल 210 से स्टार्ट होता है और 330 तक है, बल्कि 210 से भी पीछे 205 आप कर लें। 205 से लेके 335 तक एरिया जो है ये खाली है, यहाँ पे स्टार्स नहीं है। इसको हम टोटल एंगल में से माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ से कैलकुलेटर लेता हूँ, मैं यहाँ से 210 से भी थोड़ा सा पहले 205 और यहाँ से 330 से थोड़ा सा आगे 335 माइनस 205, ये बन गया 130। यानी ये एरिया जो है इसका टोटल एंगल 130 है, ये खाली है, यहाँ पे आपने स्टार्स क्रिएट नहीं करने। सर्कल जो होता है वो टोटल उसका एंगल जो होता है वो 360 होता है, उसमें से हम ये माइनस कर देंगे -360। तो हम जो स्टार्स क्रिएट करने हैं ये इतने एरिया में क्रिएट करने हैं, इनका टोटल एंगल है 230। तो इस इतने 230 एंगल के ऊपर आपने कितने स्टार्स क्रिएट करने हैं? 22। तो आप इसको तकसीम कर दें 22 से, इक्वल तो आएंगे। जो 22 स्टार्स इतने एरिया में बनेंगे उनके दरमियान जो एंगल का गैप होगा वो 10.4 या 10.5 होगा। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 10.5 होगा। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा 10.5 और इसका सेंटर ऑफ रोटेशन इसी सर्कल का सेंटर होगा। तो मैं स्टार के ऊपर 2 दफ़ा क्लिक करूँगा और इसके सेंटर ऑफ रोटेशन को ड्रैग करके यहाँ पे रख दूँ। कहीं ऊपर वाले सेंटर के ऊपर ना रख लें जो पिक्चर का सेंटर है, नीचे वाले सेंटर के ऊपर आप इसको ड्रॉप कर दें। अब आप स्टार को क्लिक कर लें, सिंगल क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करें। ये इस तरफ को स्टार्स क्रिएट हो गए लेकिन हमने इस तरफ को क्रिएट करने थे, तो हम अनडू करते हैं, हम इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देते हैं। इधर को जाए तो हम एंगल ऑफ रोटेशन को माइनस कर देते हैं। पहले हम इसको अनडू रोटेट करें, उसके बाद हम यहाँ पे -10.5 लिखेंगे। अप्लाई का बटन प्रेस करें तो ये देखें हमारे स्टार जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। अब हम इसको डिलीट कर देंगे और इसी तरह ऊपर जो हमने एक येलो कलर का ट्रांसपेरेंट सर्कल रखा था रेफरेंस के लिए, इसको भी आप डिलीट कर दें। अब आप देखें कि बिल्कुल जिस तरह से ये स्टार्स आपको नज़र आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरह आपने ट्रांसफॉर्मेशन डॉकर को यूज़ करते हुए उसके अंदर रोटेशन की ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आपने अपने लोगों के इर्द गिर्द 22 स्टार्स क्रिएट कर लिए। अब रोटेशन की एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में मैं इस ऑब्जेक्ट की टेबल के इर्द गिर्द 5 कॉपीज़ क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको एक तरफ टेबल के प्लेस कर देते हैं। यहाँ पे आप इसका एंगल ऑफ रोटेशन टाइप करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 5 कॉपीज़, तो इक्वल टू 72। यहाँ पे आप 72 टाइप करेंगे। उसके बाद सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे और इसके इस पॉइंट को टेबल के सेंटर में प्लेस कर देंगे।
उसके बाद नीचे आप कितनी कॉपीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, 5, तो 5 यहाँ पे आप टाइप करें। टाइप करने के बाद अप्लाई का बटन प्रेस करें तो ये देखें इस ऑब्जेक्ट की 5 कॉपी टेबल के इर्द गिर्द क्रिएट हो जाएंगी। थर्ड नंबर के ऊपर हम स्केलिंग अप्लाई करेंगे। स्केलिंग अप्लाई करने के लिए मैं ये ड्राइंग यूज़ करूँगा। मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट मंकी और सर्कल के ऊपर स्केलिंग अप्लाई करूँगा, लेकिन पहले हम अपनी ड्राइंग का जूम कम कर लें ताकि ऑब्जेक्ट जो है ये पूरे पेज के ऊपर आ जाए। मैं 50% जूम कर देता हूँ। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्केलिंग की कमांड के जरिए से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ परसेंटेज में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पहले मैं इसके ऊपर स्केलिंग अप्लाई करूँगा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। मैंने एक्चुअली कंसेंट्रिक सर्कल्स क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए मैं ट्रांसफॉर्मेशंस डॉकर के स्केल एंड मिरर टैब को क्लिक करता हूँ। इसमें ये एक्स वैल्यू जो है, इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की विड्थ कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से आप उसकी हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं परसेंटेज में। अगर ये ऑप्शन प्रोपोर्शनल चेक है तो इसका मतलब होगा कि जितनी आप उसकी विड्थ देंगे उस हिसाब से उसकी हाइट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, या उसकी आप हाइट यहाँ पे देंगे तो उस हिसाब से उसकी विड्थ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी कि वो कितनी इंक्रीज या डिक्रीज होनी चाहिए। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 180। अब मेरे सर्कल्स की हाइट और विड्थ जो है वो 180% हो जाएगी, क्योंकि प्रोपोर्शनल की ऑप्शन चेक है। जहाँ मैं क्लिक करूँगा ये भी ऑटोमेटिकली 180 हो जाएगी। क्योंकि मैं कंसेंट्रिक सर्कल्स क्रिएट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं नंबर ऑफ कॉपीज़ को 0 से बढ़ाकर ज़्यादा कर दूंगा। 5 सर्कल्स क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 5 सेलेक्ट करूँगा, अप्लाई करूँगा, तो ये देखें इस तरह से मेरे सर्कल्स क्रिएट हो जाएंगे। अच्छा, मैं अनडू करता हूँ। अनडू करने के बाद अब मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद जब मैं अप्लाई करूँगा तो ये देखें सर्कल इस साइड को एक्सपैंड नहीं होगा बल्कि राइट साइड को एक्सपैंड होगा। तो इसी तरह मैं इसको दोबारा अनडू करता हूँ। अब मैं प्रोपोर्शनल की ऑप्शन अनचेक करता हूँ। इस दफ़ा मैं इसकी विड्थ 180% करूँगा और हाइट जो है वो 140 करूँगा। मैं सेंटर का बटन प्रेस कर लेता हूँ। प्रेस करने के बाद जब मैं अप्लाई करूँगा तो ये देखें इस तरह से सर्कल की बजाय एलिप्स बनेंगे। अब हम इसको सिलेक्ट करके साइड पे करते हैं। अब मैं मंकी को सिलेक्ट करूंगा। मैं इसकी एक कॉपी क्रिएट करना चाहता हूं जो इससे 40% साइज़ में कम होगी। जब वो कॉपी क्रिएट होगी तो इस तरह से लगेगा जैसे इसका एक बच्चा इसके पास बैठा हुआ है। तो मैं इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद 40 दें और नीचे ऑटोमेटिकली 40% हो जाएगी। उसके बाद एक कॉपी आपने क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे 1 सेलेक्ट करें। 1 सेलेक्ट करने के बाद आप अप्लाई का बटन प्रेस करें। आप इसको यहाँ पे रखते हैं। अब ऐसे लग रहा है कि जैसे एक मंकी है और साथ उसका बच्चा जो है वो बैठा हुआ है। इसी तरह स्केलिंग की कमांड को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ कम या ज़्यादा करने के साथ साथ उसकी मल्टीपल कॉपीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी ड्राइंग के ऊपर मिरर की कमांड को अप्लाई करेंगे। मिरर की कमांड के जरिए से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को हॉरिजेंटली या वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं, यानी आप इसकी साइड्स चेंज कर सकते हैं। मिरर की कमांड भी स्केल के साथ ही अवेलेबल होती है, ये दोनों इकट्ठी होती हैं। यहाँ पे अगर देखें ये स्केल का बॉक्स है, इसके एंड के ऊपर आप देखें मिरर हॉरिजेंटली है और इसी तरह नीचे मिरर वर्टिकली है। अपनी इस ड्राइंग के अंदर मैं सबसे पहले इस चेकर बोर्ड को हॉरिजेंटली फ्लिप करना चाहता हूँ। उसमें यह है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये ब्लू बॉक्स से स्टार्ट हो रहा है, पहले ये ब्लैक बॉक्स आना चाहिए फिर ब्लू आना चाहिए था, लेकिन एक्सीडेंटली इस तरह से डिज़ाइन हो गया। अब मैं जब इसकी साइड फ्लिप करूँगा ये ब्लैक इधर आ जाएगा और ब्लू जो है वो इधर चले जाएंगे। लेफ़्ट साइड राइट और राइट साइड लेफ़्ट हो जाएगी। तो उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे आप हॉरिजेंटल मिरर की कमांड को आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यूं ही आप अप्लाई का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें इसकी साइड्स इंटरचेंज हो जाएंगी और जिस तरह से मैं इसको करना चाहता था उसी डिज़ाइन में ये आ जाएगा। इसी तरह आप इसको वर्टिकली भी मिरर कर सकते हैं। दूसरे केस के अंदर जिस तरह ये चेयर टेबल के राइट साइड के ऊपर पड़ी हुई है, इसी तरह मैं एक और चेयर टेबल के लेफ़्ट साइड के ऊपर चाहता हूँ, तो मैं इसको हॉरिजेंटली फ्लिप करके क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन इस दफ़ा जब मैं क्रिएट करूँगा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन उसकी एक और कॉपी जो है वो क्रिएट होगी। तो इसके लिए मैं इस चेयर को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसी तरह फ्लिप हॉरिजेंटल की कमांड जो है वो सिलेक्ट होगी। सिलेक्ट होने के बाद मैं इस बटन को भी प्रेस कर दूँगा, मिडल लेफ़्ट
ये प्रेस करने के बाद जब मैं अप्लाई करूँगा, ये एक्चुअल चेयर जो है ये मूव होके आ जाएगी। क्योंकि मुझे इसकी कॉपी चाहिए तो मैं पहले अनडू करता हूँ। अनडू करने के बाद यहाँ से कॉपी जो है उसकी वैल्यू 1 कर देता हूँ। 1 करने के बाद अप्लाई का बटन प्रेस करूँगा, देखें एक और चेयर क्रिएट हो जाएगी। मैं इसको ड्रैग करके इस पॉइंट के ऊपर या जहाँ पे इसको रखना चाहता हूँ ड्रैग करके वहाँ पे रख दूँगा। उसके बाद आप नीचे आ जाएं। ये ऑब्जेक्ट है, इसको भी मैं सीधा करना चाहता हूँ, तो इसकी यानी ऊपर वाली साइड नीचे और नीचे वाली साइड ऊपर करूँगा तो ये फ्लिप वर्टिकल होगा। तो इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मिरर हॉरिजेंटली जो है इसको ऑफ कर दूंगा और मिरर वर्टिकली जो है इसको क्लिक करूँगा। इसको क्लिक करने के बाद एक ये है कि मैं यहाँ से सेंटर ही कर देता हूँ, और दूसरा ये है कि मैं इसका थोड़ा सा साइज़ भी इंक्रीज़ करूँगा। तो मैं साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे 120, क्योंकि प्रोपोर्शनल ऑन है तो ऑटोमेटिकली ये भी 120 हो जाएगी। मैं क्योंकि एक्चुअल ऑब्जेक्ट को फ्लिप करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कॉपी जो है उसको ज़ीरो कर दूंगा। यहाँ से आपने ज़ीरो किया, ज़ीरो करने के बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो ये देखें ये वर्टिकली फ्लिप हो गया या ये इंसान सीधा हो गया। तो इस तरह इस कमांड के जरिए आप सिर्फ फ्लिप भी कर सकते हैं या सिर्फ मिरर भी कर सकते हैं, या दोनों ऑप्शंस को मिला के भी अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फ्लिप की एक और एग्जांपल देखते हैं। इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर लें। अब मैं ट्री की रिफ्लेक्शन वाटर के अंदर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं ट्री को सिलेक्ट करूँगा। हम इसको फ्लिप वर्टिकल करेंगे, तो हॉरिजेंटल फ्लिप जो है ये ऑफ होना चाहिए, वर्टिकल फ्लिप ऑन होना चाहिए। मैं इसका साइज़ नहीं इंक्रीज करना चाहता, तो इसके लिए मैं इसको वापस 100% के ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करें ताकि ये भी 100 हो जाए। उसके बाद आप इसकी कॉपी क्रिएट करेंगे, जो रिफ्लेक्शन होगी वो एक अलग कॉपी होगी। आप क्लिक करें और यहाँ से मैं इस बटन को प्रेस कर देता हूँ। करने के बाद अप्लाई करूँगा, तो इस बटन को प्रेस करने की वजह से वो कॉपी उसके नीचे होगी। बाकी थोड़ा सा हम इसको मूव करके नीचे की तरफ ले आएंगे। थोड़ा सा एरो की के जरिए से आप मूव कर लें। ये देखें ये फ्लिप तो हो गया, लेकिन अभी ये रिफ्लेक्शन जैसा नहीं लग रहा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ट्रांसपेरेंसी टूल। क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी है, इसको आप क्लिक कर दें। तो उसके बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो और बढ़ा दें। जैसे मैं 75% कर देता हूँ। 75% टाइप करने के बाद एंटर करें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ये इस तरह से लगेगा जैसे उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। अब लेक्चर के लास्ट के ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन की लास्ट कमांड क्यू यूज़ करेंगे। क्यू के ज़रिए से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को तिरछा या स्लैंट कर सकते हैं। हम इस ड्राइंग के ऊपर क्यू की कमांड अप्लाई करेंगे। उसके लिए मैं एक डोर क्रिएट करूँगा और एक ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। डोर क्रिएट करने के लिए मैं ट्रांसफॉर्मेशन डॉकर में से स्क्यू की कमांड अप्लाई करूँगा, जबकि इस ऑब्जेक्ट को मैं माउस से क्लिक एंड ड्रैग से ही क्रिएट कर लूँगा। सबसे पहले हम डोर क्रिएट करते हैं। डोर क्रिएट करने के लिए मुझे 3 रेक्टेंगल्स ड्रॉ करनी है, एक ये बाहर के बॉर्डर के लिए और एक अंदर के बॉर्डर के लिए और एक डोर के लिए। ये तीनों बेसिकली रेक्टेंगल से क्रिएट हो जाएंगे। मैं पहले एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल को क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद क्लिक एंड ड्रैग से एक अप्रोक्सीमेट साइज़ की रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। मुझे इस रेक्टेंगल का साइज़ 3/7 रखना है, तो इसके लिए मैं प्रॉपर्टी बार के ऊपर इसकी विड्थ 3 और हाइट 7 रखने के बाद एंटर प्रेस कर दूंगा, तो इसका एग्जैक्ट साइज 3/7 हो जाएगा। अब इसके अंदर मुझे 2 और रेक्टेंगल क्रिएट करनी है। वो जो 2 और रेक्टेंगल्स मुझे इसके अंदर क्रिएट करनी है उसका साइज 0.3 बाहर वाली रेक्टेंगल के साइज से कम होगा। ये अंदर वाली रेक्टेंगल्स मैं स्केल की कमांड से भी क्रिएट कर सकता हूँ और इसको साइजिंग की कमांड से भी क्रिएट कर सकता हूँ। स्केल की कमांड मैंने पहले यूज़ की है, तो इस दफ़ा मैं साइज़ की कमांड यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे साइज़ के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप देखें कि जो रेक्टेंगल सिलेक्टेड है उसका साइज़ पहले ही यहाँ पे आ रहा है 3/7। मैं यहाँ पे इसका साइज़ 2.70 टाइप कर देता हूँ और मुझे इसकी 2 कॉपीज़ क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट करूँगा। मैं यहाँ से सेंटर की ऑप्शन जो है ये प्रेस करूँगा। इसको प्रेस करने के बाद मैंने अप्लाई का बटन प्रेस किया तो ये 2 और अंदर रेक्टेंगल्स क्रिएट हो गई। लेकिन अगर आप इसको अनसेलेक्ट करके देखें तो विड्थ वाली साइड के ऊपर रेक्टेंगल्स के दरमियान गैप कम है और हाइट वाली साइड के ऊपर रेक्टेंगल्स के दरमियान गैप ज़्यादा है। इसको हम अनडू करते हैं। ये इस वजह से है क्योंकि आपने प्रोपोर्शनल की ऑप्शन चेक की हुई है। इसके हिसाब से अगर आपने उसकी विड्थ कम की है तो हाइट ज़्यादा थी, तो हाइट ज़्यादा ही कम हुई है। तो इसको हम अनचेक कर देते हैं। अनचेक करने के बाद मैं यहाँ से टाइप करूँगा 2.70
70 और इसी तरह यहाँ पे अब ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगी, यहाँ पे भी मैं टाइप करके अपनी मर्ज़ी से 6.70 कर दूंगा। तो इससे ये होगा कि विड्थ और हाइट दोनों में 0.30 का सेम डिफरेंस होगा। ये करने के बाद मैंने अब दोबारा अप्लाई का बटन प्रेस किया। अब आप नोट करें कि अंदर और बाहर वाली रेक्टेंगल के दरमियान विड्थ और हाइट का गैप इक्वली सेट हुआ है। अब यहाँ पे ब्लैक कलर की फिलिंग है और नीचे वाली लाइन जो है वो नहीं है। तो इस तरह से अगर हम इसको फिल करेंगे तो ये तो पूरी रेक्टेंगल है, मैं अगर इसको फिल करूँगा ये सारी की सारी फिल हो जाएगी। हमने इस तरह से फिल नहीं करनी। हम आउटर मोस्ट रेक्टेंगल और सेंट्रल वाली रेक्टेंगल के बीच में जो गैप है हम सिर्फ उसी को फिल करेंगे और सिर्फ यहाँ तक फिल करेंगे, इससे नीचे हमने फिल नहीं करना। मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, 2 पॉइंट लाइन ले लें और यहाँ आप क्लिक करके शिफ्ट का बटन प्रेस कर लें ताकि लाइन जो है वो एग्जैक्ट हॉरिजेंटल हो और उसके बाद आप इसको ड्रैग करके इधर भी ले आएँ। तो इस तरह से लाइन इसके ऊपर आप ड्रॉ कर दें। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद स्मार्ट फिल टूल है, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर जो है वो आपका ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक कलर लेने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना इस गैप के ऊपर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें इतना ही फिल होगा। अब आप पिक टूल लें। पिक टूल लेने के बाद आप इस लाइन को भी डिलीट कर दें और नीचे वाली जो आपने रेक्टेंगल्स क्रिएट की थी उनको भी आप डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद अब डोर का साइज़ थोड़ा सा लेफ़्ट साइड से आपने कम करना है। आप डोर को सिलेक्ट कर लें क्योंकि आप सिर्फ विड्थ चेंज करना चाहते हैं, इसलिए प्रोपोर्शनल की ऑप्शन भी ऑफ होनी चाहिए। अगर ये ऑन होगी तो आपकी हाइट भी साथ ही चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हम 2.43 की बजाय सिर्फ 2 इंचज़ कर देते हैं और उसके साथ मैं चाहता हूँ कि ये इस साइड से कम ना हो, सिर्फ इस साइड से कम हो। तो मैं इस ऑप्शन को भी क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप अप्लाई करेंगे तो ये कम तो होगा लेकिन उसकी कॉपीज़ क्रिएट हो जाएंगी क्योंकि कॉपीज़ हमने ज़ीरो नहीं की। हम इसको अनडू करते हैं, एडिट में जाके अनडू डुप्लीकेट कर दें। अनडू करने के बाद दोबारा इसका साइज़ जो है यहाँ पे आप 0.43 डिलीट कर दें, 2 रह जाएगा। उसके बाद यहाँ से नंबर ऑफ़ कॉपीज़ ज़ीरो कर दें और इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर दें ताकि इस साइड से एक्सपेंड या श्रिंक ना हो, इसी साइड से एक्सपेंड और श्रिंक होगा। तो अप्लाई प्रेस करेंगे तो इसका टोटल साइज़ कम होकर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट मैं स्क्यू टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे इस डोर को नीचे की तरफ स्क्यू करना है, ये वर्टिकली स्क्यू होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स है हॉरिजेंटल स्क्यू के लिए और ये वर्टिकली स्क्यू के लिए। तो मैं यहाँ पे वर्टिकली स्क्यू का एंगल 20 सेट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यूज़ एंकर पॉइंट को क्लिक करूँगा और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। इससे ये होगा कि ये पॉइंट से स्क्यू नीचे की तरफ ही होगा, ऊपर की तरफ इफेक्ट नहीं पड़ेगा ताकि ये डोर से बाहर ना जाए। उसके बाद हम अप्लाई का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें इस तरह से स्क्यू हो जाएगा। अब मैं इसका कलर यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ तो ये इस तरह का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे एक हैंडल के लिए वाइट रेक्टेंगल है, ये भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। रेक्टेंगल टूल लें और यहाँ पे आप ड्रॉ कर दें एक छोटी सी रेक्टेंगल, इसके अंदर कलर फिल कर दें तो ये इस तरह का बन जाएगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। अब दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम सिंपली माउस से क्लिक और ड्रैग करके ही इसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये भी आप देखें कि रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगल से ही बन जाएगा। मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, इसका साइज़ मैं 2x3 रखना चाहता हूँ। मैंने 2 और 3 रखने के बाद एंटर प्रेस कर दिया, 2x3 हो गया। अब मैं कंट्रोल डी से एक और डुप्लीकेट इसकी क्रिएट कर देता हूँ। कंट्रोल डी प्रेस किया, उसके बाद मैं पिक टूल लूँगा। पिक टूल लेने के बाद यहाँ से इसको इस एंकर पॉइंट से इसको क्लिक किया और इसके कॉर्नर के साथ इसको अटैच कर दिया। बिल्कुल एक रेक्टेंगल को दूसरी रेक्टेंगल के ऊपर आपने प्लेस कर दिया। इसका भी ऊपर वाली का साइज़ आप थोड़ा सा आप कम कर दें। एक दफ़ा इसके ऊपर और क्लिक करेंगे तो ये देखें इसके ऊपर स्क्यूइंग हैंडल्स आ जाएंगे 1, 2, 3 और 4। इसको मैं क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये देखें इस तरह का इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे इसके अंदर पिक्चर फिल की हुई है, अगर आप भी पिक्चर फिल करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं यहाँ से फाइल और इंपोर्ट की कमांड क्लिक करूँगा। इसको क्लिक करने के बाद मेरे पास ये पिक्चर है, इसको मैं पहले अपनी ड्राइंग के अंदर लेके आता हूँ। फिर मैं ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑप्शन है पावर क्लिप प्लेस इनसाइड फ्रेम, तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये फ्रेम के अंदर प्लेस हो जाएगी। पिक्चर का साइज़ स्मॉल होने की वजह से इस इमेज में फिट नहीं आ सका तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक करें, एडिट पावर क्लिप ऑप्शन को क्लिक करें,
क्लिक करने के बाद पिक्चर को क्लिक करें और इसको थोड़ा सा स्केल कर लें, शिफ्ट की प्रेस कर लें ताकि चारों तरफ स्केल हो। इस तरह से स्केल करने के बाद राइट क्लिक करें, फिनिश एडिटिंग दिस लेवल कर दें। तो इससे पिक्चर थोड़ी बड़ी होकर उसके अंदर आ जाएगी। आप अगर कलर भी फिल कर लें, इस रेक्टेंगल के अंदर इसको क्लिक करें, येलो कलर फिल कर दें तो कॉर्नर के अंदर से थोड़ा थोड़ा कलर भी नज़र आएगा। यहाँ भी आप क्लिक करके कोई कलर फिल कर दें तो ये देखें हमारा उसी तरह का फाइल फोल्डर बन जाएगा। तो स्क्यू की कमांड के ज़रिए से आपने आसानी से दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर लिए। उम्मीद है कि अब इस लेक्चर के बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशंस की तमाम कमांड्स समझ आ गई होंगी।